तो फ्रेंड्स शुरू करते हैं अपनी इस वीडियो को। फर्स्ट आप देख रहे होंगे जैसा कि बोर्ड पर लिखा हुआ है, हिंदी भाषा है या बोली है। आप सभी जानते हैं जनरली एक चीज़ सुनने को आती है, हिंदी भाषा। हम इस सबको पता है भाषा क्या है, विचारों की अभिव्यक्ति का एक माध्यम या साधन होता है। लिखा भी हुआ है क्या है भाषा, एक माध्यम या साधन है विचारों की अभिव्यक्ति का। लेकिन भाषा में और बोली में अंतर कहाँ आता है, ये चीज़ आज तक डिफाइन नहीं हुई। मैं आपको बताती हूँ, भाषा है वो एक बड़े एरिया में बोली जाती है, या मैं कह सकती हूँ विस्तृत क्षेत्र होता है। जो बोली होती है उसका क्षेत्र थोड़ा लिमिटेड होता है। उदाहरण के तौर पर ले सकते हैं, हिंदी एक भाषा है और हरियाणवी एक बोली है। यानी हरियाणा से बाहर आप कहीं भी जाएंगे तो वहाँ हरियाणवी बोली सुनने को आपको नहीं मिलेगी। आगे लिखा गया है, विचारों की अभिव्यक्ति का तो साधन है भाषा, लेकिन भाषा के द्वारा विचारों की अभिव्यक्ति कितने रूपों में संभव है। यहाँ विचारों की अभिव्यक्ति आप दो रूपों में कर सकते हैं, भाषा का मौखिक रूप, भाषा का लिखित रूप। इन शॉर्ट मैंने आपको मौखिक रूप और लिखित रूप के माध्यम से बता दिया है इस वीडियो में। मौखिक जो रूप होता है भाषा का, जनरली माना जाता है कि वहाँ विचारों की अभिव्यक्ति बोलकर होती है, यानी बोलकर विचार अभिव्यक्त कर सकते हैं आप। लिखित रूप में लिखकर विचारों की अभिव्यक्ति होती है। मौखिक जो रूप होता है उसे भाषा का अस्थायी रूप कहते हैं, या मैं कह सकती हूँ इम्परमानेंट फॉर्म ऑफ द लैंग्वेज कहते हैं। क्यों कहते हैं इसको? जैसे कि आज मैं आपके सामने कोई भी बात कह दूँ या कोई भी प्रॉमिस, वायदा मैं आपसे कर दूँ कि कल ऐसा हो जाएगा, क्या उस बात में कोई परमानेंसी होगी कि कल मैं वो वादा पूरा कर ही दूंगी? इसीलिए आपने देखा होगा, आप ज़मीन जायदाद या जो भी आप कामकाज करते हैं, एक बात सुनने को आती है कि लिखित में दे दो हमें। तो वो लिखित का मतलब यही होता है कि जो चीज़ मैंने लिखकर किसी को दे दी ना, वहाँ परमानेंसी होती है। और यही रीज़न है कि जो लिखित रूप होता है भाषा का, उसे आप स्थायी रूप मानते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, भाषा का अग्र विकसित रूप। अच्छा फ्रेंड्स, आप सभी ने जब भाषा बोलना शुरू किया होगा अपने जन्म के बाद, तो पहले बोली है आपने भाषा या फिर सीधा लिखना शुरू कर दिया है? डेफिनेटली आपने बोली होगी ना भाषा। तो इसीलिए भाषा को अग्र विकसित रूप कहा गया है। कौन से रूप को? मौखिक रूप को। अग्र विकसित का मतलब होता है, अग्र का मीन है या अर्थ है यहाँ पर पहले, विकसित का मतलब जिसका विकास हुआ होगा। यानी मौखिक रूप भाषा का ऐसा रूप है जिसका विकास पहले हुआ है। भाषा के इस क्रम में पहले हमने बोलना सीखा। आगे बात करते हैं भाषा का पश्च विकसित रूप। किसे कहा गया है? लिखित रूप को। क्यों कहा गया है? रीज़न आप थोड़ा सा समझ पाए होंगे। पश्च का मतलब होता है बाद में, विकसित का मतलब जिसका विकास हुआ होगा। क्योंकि पहले हमने बोलना सीखा है और उसके बाद में लिखना सीखा है, इसीलिए पश्च विकसित रूप कहा गया है लिखित रूप को। या तो मैं कह दूँ ये मौखिक रूप और लिखित रूप की विशेषताएं थी, या दोनों तरीके से क्वेश्चन बना सकते हैं आप यहाँ से कि मौखिक रूप और भाषा के लिखित रूप में क्या अंतर है। अपनी इसी कड़ी में इस वीडियो में आप पढ़ेंगे लिखित रूप का विकास क्यों हुआ। फ्रेंड्स, भाषा को जब मैं बोलकर बता सकती थी, विचारों की अभिव्यक्ति मैं बोलकर कर सकती थी, तो मैंने लिखित रूप को क्यों अपनाया, या मानव ने अपने विकास क्रम में लिखित रूप का विकास क्यों किया होगा? क्वेश्चन बनता है। कई बार हरियाणा के जो एग्ज़ाम्स हैं उनमें पूछ भी लिया गया है। आगे यहाँ पर लिखा हुआ है, ज्ञान को संचित और सुरक्षित रखने के लिए और अगली पीढ़ियों तक स्थानांतरित करने के लिए हमें लिखित रूप की ज़रूरत पड़ी। क्या मीनिंग हुआ इस लाइन का? ऐसा माना जाता है कि जब हमने भाषा के विकास क्रम को शुरू किया, आपने सुना होगा वेदों की रचना वैदिक काल में हुई, यानी कि 4 से 5 हज़ार साल पहले वेद लिखे गए, और उन वेदों को आज भी हम एज इट पढ़ लेते हैं, हमारे सामने है, उनकी अवेलेबिलिटी है। क्यों है? क्योंकि उनको लिख दिया गया था। क्या आप सोच सकते हैं अगर वेद मौखिक होते तो क्या आज वो ज्ञान हमें बिल्कुल उसी रूप में आज के समय में मिल जाता? नहीं मिलता फ्रेंड्स। तो यही रीज़न था कि आज की पीढ़ी को जो ज्ञान है, जो भी उनको नॉलेज है, वो आने वाली पीढ़ियों तक स्थानांतरित हो सके, उसको ट्रांसफ़र किया जा सके। इसीलिए हमें भाषा के लिखित रूप की ज़रूरत पड़ी। आगे लिखा गया है,
देखो, मैंने भाषा पढ़ी, मुझे हिंदी के बारे में पता चला। सबसे पहले हिंदी भाषा है या बोली है? भाषा है। क्यों है? बड़े क्षेत्र में बोली जाती है। लास्ट में फिर मैंने पढ़ा कि भाषा क्या होती है? विचारों की अभिव्यक्ति का साधन है। विचारों की अभिव्यक्ति कितने रूपों में संभव है? 2 रूपों में संभव है, मौखिक और लिखित रूप। उनके फीचर्स आपने पढ़ लिए। आगे आपने पढ़ा कि लिखित रूप का विकास बाद में हुआ, तो लिखित रूप का विकास जब बाद में किया गया है तो रीज़न क्या था उसके पीछे, क्यों उसको विकसित किया गया, वो चीज़ पढ़ चुके हैं आप। अब जानेंगे, जब मैंने लिखना शुरू किया होगा तो मुझे शुरुआत में एक पैटर्न चाहिए था, यानी कि लिखने का एक तरीका चाहिए था, ताकि मैं अपनी बातों को बोलने के साथ साथ लिख कर भी दूसरों तक पहुंचा सकूं। जो ये लिखने का तरीका था, यही कहलाया आपके व्याकरण में लिपि। ज़्यादातर क्वेश्चन पूछ लेता है एग्जामिनर, लिपि क्या है? आप कोई भी पब्लिकेशन उठाते हैं हिंदी पढ़ने के लिए तो वहाँ बहुत सारी बंधी हुई डेफिनेशन मिलती हैं, लेकिन किसी चीज़ में ना कंसेप्चुअल क्लियरिटी नहीं होती। जब तक कंसेप्ट क्लियर नहीं हुआ, आप चाहे कितनी भी डेफिनेशंस पढ़ लेना, उस चीज़ का कोई फ़ायदा ही नहीं होना। तो लिपि से मतलब होता है भाषा को लिखने का तरीका। जैसे आप जानते हैं, वर्तमान में हिंदी भाषा की लिपि देवनागरी है, और जो हमारी हिंदी भाषा है वो कौन सी भाषा से विकसित हुई है? संस्कृत से। तो इसीलिए हिंदी और संस्कृत दोनों भाषाओं की लिपि वर्तमान में क्या होगी? देवनागरी होगी। आगे लिखा गया है अंग्रेजी भाषा की लिपि रोमन है, पंजाबी की लिपि गुरुमुखी है, अरबी फारसी दोनों भाषाएं हैं, उनकी लिपि क्या है? उर्दू होगी। इनमें से 1 नंबर का क्वेश्चन पूछे जाने की ज़्यादातर उम्मीद होती है, एग्जामिनर 1 नंबर का क्वेश्चन पूछ लेता है कई बार। तो लिपि के बारे में आप लोगों को पता चल गया। ये जो लिपि है, भाषा को लिखने का तरीका। फ्रेंड्स, मैं एक सेंटेंस लिखती हूँ आपके सामने। ही इज़ गोइंग, और हिंदी में एक सेंटेंस मैंने लिखा, वह जा रहा है। आप एक बार सोचकर बताइए, जो 2 सेंटेंस मैंने अभी अभी बोर्ड पर लिखे हैं, दोनों के अर्थ में कोई अंतर आया क्या? ही इज़ गोइंग और वह जा रहा है, नहीं ना। तो अर्थ में किसी भी भाषा में अंतर नहीं होता। अंतर कब आता है? जब उनको लिखा जाता है, उनको बोला जाता है। लिखने और बोलने के तरीके में अंतर आता है। तो लिपि क्या है? लिपि की वजह से ही भाषाएं अलग अलग रूपों में, अलग अलग तरीकों से लिखी जाती हैं। विश्व की जितनी भी भाषाएं हैं, उनके लिखने का तरीका अलग है, क्योंकि लिपि अलग है। यहाँ तक आप समझ चुके होंगे कि लिपि क्या है। आगे बात कर लेते हैं हिंदी भाषा का विकास, यानी वर्तमान में हिंदी के जिस रूप का प्रयोग आप लिखने, पढ़ने और बोलने के लिए करते हैं, शुरुआती दौर से वर्तमान दौर तक वो किन किन चरणों से होकर गुजरी है, वो आप पढ़ेंगे इसके बाद। सबसे पहला है वैदिक संस्कृत, उसके बाद में है लौकिक संस्कृत, उसके बाद में है पाली प्राकृत, उसके बाद में है अपभ्रंश, और इन 4 चरणों से होकर गुजरने के बाद ही आपको हिंदी का वर्तमान रूप मिलता है। थोड़ा सा डिफाइन ज़रूर करूँगी। वैदिक संस्कृत नाम से थोड़ा सा आइडिया आप लगा चुके होंगे कि वैदिक काल की बात है। वैदिक काल में वेदों की रचना हुई। जब वेदों की रचना की गई तो उनमें लिखने के लिए संस्कृत के जिस रूप का प्रयोग किया गया, आप जानते हैं वो बहुत टिपिकल था, बहुत जटिल रूप था। यानी कि वैदिक काल के लोग और आज के लोगों की अगर कंपैरिजन की जाए ना, तो आज भी लोग उस संस्कृत को पढ़ने में असफल हो जाते हैं, क्योंकि बहुत टिपिकल फॉर्म थी। तो अगर मैं आपके सामने एक बात बोलूँ कि मैंने कोई बुक तो लिख दी, लेकिन उसकी लैंग्वेज थोड़ी सी टिपिकल इतनी हो गई कि लोग उसे पढ़ ही नहीं पा रहे हैं, तो क्या फ़ायदा हुआ मेरी किताब लिखने का? तो वही बात हुई कि वेदों की रचना वैदिक संस्कृत में कर दी। जो पढ़े लिखे थे, ज्ञानी थे, वो पढ़ गए वो वेद, और बाकी जो बचे थे उनके लिए वेदों का महत्व कुछ भी नहीं रहा। तो अगली कड़ी में जैसे जैसे समय बीतता गया, तो ऋषि मुनियों ने उस वैदिक संस्कृत के रूप को थोड़ा सा सरल बना दिया, नाम दे दिया लौकिक संस्कृत, लोक में प्रचलित संस्कृत, यानी ऐसी संस्कृत का रूप जिसे सभी लोग पढ़ पाए। आगे जब आप कड़ी में पढ़ते हैं पाली प्राकृत, अच्छा, आपने एक मुगल सम्राट अकबर का नाम ज़रूर सुना होगा, मेरे हिसाब से सभी जानते हैं। हिस्ट्री का क्वेश्चन भी आपसे बनता है आपके इस पोर्शन में। यहाँ से थोड़ा सा हिस्ट्रिकल पार्ट है। अकबर जो कि एक मुगल सम्राट था, उसने अपने शिलालेख, अभिलेख पाली प्राकृत भाषा में लिखवाए।
उसका लिंक यहाँ से बनता है। जो ये पाली प्राकृत भाषा थी, ये बौद्ध धर्म और हिंदू धर्म दोनों की भाषाओं का मिक्सअप थी, मिश्रण थी, मैं कह सकती हूँ। आगे अपभ्रंश, एक क्वेश्चन पूछा गया था, हिंदी का प्राचीनतम रूप कौन सा है? तो प्राचीनतम जब पूछेगा, फ्रेंड्स ध्यान रखना इस क्वेश्चन का, प्राचीनतम और प्राचीन दोनों में अंतर रहेगा। प्राचीनतम अगर जोड़ दिया है, तम का मतलब हो जाएगा सबसे पुराना, ओल्डेस्ट फॉर्म की बात कर रहा है वो, ठीक। तो जब प्राचीनतम कहेगा तो वैदिक संस्कृत आपका आंसर बनेगा, और प्राचीन रूप की बात करेगा तो हिंदी से जस्ट पहले कौन सा था? अपभ्रंश था। यहीं से आपके तत्सम और तद्भव शब्द थे जो उनका उद्गम हुआ, या यहीं से वो शब्द विकसित किए गए, ऐसा आप कह सकते हैं। तो फ्रेंड्स आई होप कि आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आएगी। आप एक बार फिर से मैं इस चीज़ को रिवीजन में ले लेती हूँ। शुरुआती दौर में आपने इस वीडियो में सीखा कि हिंदी हमारी भाषा है या बोली है। आपने पढ़ लिया भाषा है, क्यों है? विस्तृत क्षेत्र में बोली जाती है, अपना व्याकरण है। बोली सीमित क्षेत्र में बोली जाती है, उसका अपना कोई व्याकरण नहीं होता। अंतर समझ पाए? फिर आपने पढ़ा भाषा क्या होती है। भाषा विचारों की अभिव्यक्ति का एक साधन या माध्यम होता है। अभिव्यक्ति आप दो तरीके से कर सकते हैं, मौखिक और लिखित रूप से। यहाँ मौखिक रूप है वो भाषा का अस्थायी रूप होता है, और जो लिखित रूप है वो भाषा का स्थायी रूप रहेगा। और भी बहुत सारी फीचर्स आपको इस वीडियो के थ्रू आप तक पहुँच गई होंगी, आई होप। आगे आपने पढ़ा कि लिखित रूप का विकास क्यों किया गया, वो रीज़न आप जान चुके। लिखित रूप को विकसित करने के लिए लिपि की ज़रूरत पड़ी। कौन सी भाषा की कौन सी लिपि है जहाँ से क्वेश्चंस आते हैं, वो आपने सीख लिया। हिंदी भाषा वर्तमान रूप में हम तक कैसे पहुँची है वो आप जान चुके। हिंदी भाषा के विकास में आपने पढ़ा कि जो हिंदी भाषा का विकास है वो किस तरीके से हुआ, वैदिक संस्कृत, लौकिक संस्कृत, पाली प्राकृत और अपभ्रंश तक। तो फ्रेंड्स इस वीडियो के थ्रू मैंने जो हिंदी बेसिक थी वो आप तक पहुंचाई है।